चलिए, कोई समस्या है? सेट का देख लिए थे, आंसर भेजा था, मिला कितने सही किए कितने क्या किए, इसको डिस्कस करते हैं एक दिन में। आज कोपेन का जीएस में जैसे लास्ट ईयर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो थोड़ा सा जीएस में उतना ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा जान जाएंगे तो नुकसान, क्योंकि मैंने कहा ना कि पेपर है, पेपर बनाने वाला तो कुछ न कुछ बनाते ही रहता है। तो कोपेन का क्लासिफिकेशन है जो एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए वहाँ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर कोपेन के हिसाब से नहीं भी पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो निकल जाता ना। वो लाइन टू लाइन वहीं से उठाया था, एक एक वर्ड। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी से एक एक वर्ड मिलाते हुए कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मैंने कहा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ जो एनसीईआरटी है आपकी भूगोल के सिद्धांत वाली, भौतिक भूगोल का सिद्धांत वाली, उससे लगभग उससे बाहर नहीं पूछता है प्रीलिम्स में। मेंस में भी उसी से लगभग पूछा हुआ है, मेंस में भी। लेकिन हाँ, उसको पढ़ करके समझना है ना, वो इतना आसान, हाँ क्लास के बाद पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। और वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूँ, जो भी देखेंगे तो एक आध चीज़ों को छोड़ के लगभग सभी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो कोपेन का क्लासिफिकेशन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण करके है। कोपेन ऑप्शनल में एक अलग से टॉपिक ही है। कोपेन 3 लोगों का नाम दिया हुआ है ऑप्शनल में। कोपेन के साथ साथ थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था करके भी दिया हुआ है, तो वो जीएस वालों को नहीं पढ़ना है, उसको अलग से थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था ये अलग से दिया हुआ है कोपेन के अलावा, है ना। कोपेन के अलावा ये 2 नाम अलग से दिया हुआ है, तो वो अलग से पढ़ेंगे ऑप्शनल के लिए। लेकिन जीएस में क्योंकि एनसीईआरटी में कवर किया, मैंने फिर से कहा कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी में थोड़ा सा कवर किया हुआ है, आपका वर्ल्ड के लिए भी कवर किया है थोड़ा सा और इंडिया में भी, तो इससे कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है ना। एक आध क्वेश्चन आपके बनाने की संभावना रहती है, और बना दिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि, क्योंकि 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये नहीं बोल सकते कि कहीं कहाँ से पूछ दिया, तो इसीलिए पूछ देता है। एनीवे, कोपेन एक ज्योग्राफर थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को अपने आधार पर, अध्ययन के आधार पर क्या किया, विभाजित करने की कोशिश की। तो उसका जो आधार था, ग्राउंड था, बेस था, किस ग्राउंड पे किया, तो 3 आधार लेके चला था वह। एक आपका था सबसे पहले टेम्परेचर के आधार पे, तापमान के आधार पे डिवाइड किया, फिर उसके बाद उसको वर्षा के आधार पे, प्रेसिपिटेशन के आधार पे, और एक आपका आधार लिया था जलवायु और वनस्पति में संबंध। जलवायु वनस्पति तो संबंध, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, क्लाइमेट वेजिटेशन रिलेशन या कोरिलेशन बिटवीन। तो कभी कोपेन का सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि किस आधार पे दिया था, तो 3 आधार, तापमान के आधार पे, वर्षा और जलवायु वनस्पति संबंध, राइट। इन 3 आधारों पर उसने डिवाइड किया था। तो विश्व की जलवायु को बांटने की क्या जरूरत है, किसी भी चीज को डिवाइड करने की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे इस यहाँ पे हमारे क्लास इतने सारे बच्चे हैं, आप लोग है ना, यदि तुम लोग की स्टडी करनी है तो मैं क्या करूँगा, हाँ, या तो एक ऑप्शन है कि 1 by 1 करूँ सबका, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बच्चे हो गए तो संभव भी नहीं होगा प्रैक्टिकली। तो पृथ्वी के जलवायु का अध्ययन करना है तो हर स्थान पे जाके, हर जगह पे जाके पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ समानता, सिमिलरिटीज़ के आधार पर हम क्या कर देते हैं, पूरे विश्व को कुछ जलवायु प्रदेशों में, जलवायु में क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे मानसूनी जलवायु बोलते हैं, तो मानसूनी जलवायु बोलते ही एक रीजन पूरा का पूरा, मैंने कहाँ मिलती पूरा बता ही दिया, वो रीजन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें मानसूनी जलवायु की एक विशेषता क्या है कि गर्मी में वर्षा होती है, शीतकाल शुष्क होता है कि नहीं।
तो इतना ही बोलते तक समझ जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ मानसूनी जलवायु है वहाँ की विशेषता क्या होगी, गर्मी में बारिश होगी, शीतकाल क्या होगा, शुष्क होगा, है ना। रेनफॉल इन समर, ड्राई इन विंटर, और गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, ठंडी का थोड़ा कम हो जाएगा या मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, इतना दिमाग में आ जाएगा। तो हमें पूरे वर्ल्ड में पता चल गया कि यहाँ मानसूनी जलवायु है, सिमिलरिटीज है, मतलब वहाँ पे मानसूनी जलवायु नाम क्यों दिया गया, ये देखा गया कि वहाँ पे समर में वर्षा होती है, विंटर क्या होता है, ड्राई होता है। तो उन सभी स्थानों को, उन सभी क्षेत्रों को हमने एक क्लाइमेट का नाम दे दिया आपका मानसूनी क्लाइमेट। तो इस तरीके से वर्ल्ड के क्लाइमेट को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोगों में कोपेन का माना जाता है, ये इन लोग का भी फेमस है, 3 लोग का, ये ट्रिवार्था, थॉर्नक्वेट। ट्रिवार्था तो कोपेन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, तो जीएस के लिए सब नहीं पढ़ना है, बस कोपेन का थोड़ा सा मैंने फिर से कहा है। तो तापमान के आधार पे, टेम्परेचर के बेस पे सबसे पहले जो है इन्होंने पूरे वर्ल्ड की जलवायु को, जिसको हम लोग प्राइमरी जलवायु प्रदेश कहते हैं, 5 जलवायु भागों में डिवाइड किया है। तापमान के आधार पर आपका प्राइमरी क्लाइमेटिक रीजन, प्राथमिक जलवायु प्रदेश, प्राइमरी क्लाइमेटिक रीजन्स या प्रकार, प्राथमिक जलवायु प्रदेश, तो 5। और उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स का यूज किया हुआ। उनके लिए कौन से वर्ड यूज किया है आपका, सबसे पहले ए का मतलब क्या है, बी का मतलब, बस इन्हीं का मतलब जानना है, उसके बाद फिर आगे चीज़ें। तो ये ABCD अभी देखेंगे। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए, उसने ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, कौन सा लेटर यूज किया आपका जो है, ए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी, बस उसका मतलब समझ जाना, चीज़ें बाकी वही है लगभग। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए कौन सा हो गया, ए। ट्रॉपिकल का मतलब ही बताया था मैंने कि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी, सालों भर टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें इक्वेटोरियल वगैरह सब आ जाएंगे, है ना। जब भी ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो इसमें 23 से लेकर के या 30 से 30 के बीच का पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल में जनरली आ जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल। तो इसमें जितने भी पढ़े थे हम लोग, इधर मानसूनी, इधर डिजर्ट, ये सब किस में जाएंगे आपके, है ना। हालांकि डिजर्ट को हमने वर्षा के आधार पर अलग से डिवाइड किया यहाँ पे। तो बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट या एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट। ये शुष्क जलवायु थोड़ा सा टेम्परेचर से जुड़ा जरूर है, लेकिन डायरेक्टली टेम्परेचर से नहीं है। इसको क्लासिफाई उसने किया हुआ है वाष्पीकरण ग्रेटर देन वर्षण के आधार पर, इवेपोरेशन ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन के आधार पे किया हुआ है। आया समझ में। तो अब चूंकि वाष्पीकरण का संबंध टेम्परेचर से है, इसलिए इसको टेम्परेचर वाले में ही उसने रखा हुआ है, क्योंकि इवेपोरेशन का रिलेशन किससे, आपका टेम्परेचर से, इसलिए इसको भी टेम्परेचर के बेस पे ही रखा हुआ है। बट इसमें दोनों का रेशियो लिया हुआ है, दोनों का अनुपात लिया हुआ है, तो इसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया है। तो इसमें शुष्क जलवायु में ही आपका डिजर्ट वगैरह, जो डिजर्ट टाइप वाले आ जाएंगे, उसके भी 2 प्रकार बनेंगे। तो इसमें मरुस्थली प्रकार किसमें आ जाएगी आपकी जो है, मरुस्थली प्रकार डिजर्ट शुष्क जलवायु में आ जाएगी, है ना। बाकी जैसे इसमें देखेंगे तो आपका विषुवत रेखीय जलवायु आ जाएगी, इसके अंतर्गत मानसूनी जलवायु किसके अंतर्गत आएगी, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगी मानसूनी भी, आई ना बात समझ में। और बीच वाली सवाना वाली जो जलवायु है, तो उसको मैं जो समझाया था विशेषताएं वही रहेंगी। अब उष्णकटिबंधीय में 3 अपने आप आ जाएंगे, विषुवत रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु और सवाना टाइप। देखा था, याद है, वो डब्बा याद रखना है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक रीजन्स को समझने के लिए। वो जो डब्बा बना दिया वो अच्छे से याद है, तो उसी के बेस पे पूरे दिमाग लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा, है ना। आ रहे समझ में। तो डब्बा इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी उसी के बेस पे इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको नाम अलग दे दिया है, बाकी चीज़ें वही है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में कौन कौन से आ गया आपका डब्बे में, याद आ गया होगा। 0 डिग्री से 10 डिग्री वाला इक्वेटोरियल, इधर मानसून, बीच में सवाना, इधर आपका डिजर्ट टाइप, है ना। हालांकि डिजर्ट को हमने इसमें रख दिया है, तो इसलिए वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। क्लियर है। सी का मतलब होता है मध्यम तापीय जलवायु। सी का मॉडरेट टेम्परेचर के कंटेक्स में, मध्यम तापीय, मध्य तापीय, मॉडरेट टेम्परेचर।
मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा उसके कंटेक्स्ट में यूज किया हुआ है। डी के लिए जो वर्ड यूज किया है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, उसके लिए यूज किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। क्या हो गया, हंसे क्यों भाई? याद रखना पड़ता है ना, इतने सारा डेट उसमें कहाँ डाला हुआ है, तो थोड़ी है। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ए का मतलब ट्रॉपिकल हो गया आपका, ए का मतलब क्या हो गया आपका, ट्रॉपिकल। इसके लिए उसने विशेषता यहाँ पे क्या ली हुई है, सभी महीनों का औसत तापमान जहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है कि नहीं। तो उसको उसने ए जलवायु में रखा हुआ है। ए का मतलब कहीं पर भी जब सभी महीनों का तापमान 18 से ज़्यादा रहेगा उसको हम किस में रख देंगे, ए में रख देंगे। आ रही बात समझ में? क्या अनुष्का तबीयत खराब थी क्या तुम्हारी? हाँ, लग रहा है चेहरे से। शुष्क जलवायु में ये बताया मैंने, वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सिस प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वास्तव में हो रहा है, पोटेंशियल का मतलब कितना वाष्पीकरण हो सकता है, होता है, पोटेंशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस कंटेक्स्ट में शुष्क जलवायु ले लिया। फिर आपका मैंने कहा ना कि कोष्ण शीतोष्ण, जिसको मैंने वार्म टेम्परेट कहा था, बीच वाला डब्बा याद आ रहा है? चीज़ें वही है, बस मैंने कहा नाम अलग है। डब्बा याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये आपका डब्बा याद आना चाहिए। जिसको मैंने हॉट कहा था, उसके बाद आपका उष्ण कहा था मैंने, उसके बाद वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट रखा था, है कि नहीं। एक में आपका हॉट रखा था, इक्वेटोरियल रीजन अलग हो गया, फिर हॉट और फिर वार्म टेम्परेट और एक कूल टेम्परेट रखा था। तो डब्बे से इसको समझना है, वो डब्बे से उसको कवर कर लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। याद आ रहा है बाकी लोग को? कुछ रिवीजन वगैरह किए हो? तो ये कोष्ण शीतोष्ण हो गया। वार्म टेम्परेट, सी वर्ड किसके लिए यूज किया है आपका, वार्म टेम्परेट के लिए। इसी को मैंने वहाँ पे लिखवाया मध्य तापी। यहाँ पे तापमान क्या होगा, ये लिखा हुआ है सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा, मतलब 0 तक नहीं जाएगा, मतलब ठंडी में भी तापमान 0 से ऊपर रहेगा, ये कह सकते हो। किंतु 18 डिग्री से कम रहेगा। और मध्य अक्षांशीय जलवायु, इसमें मॉडरेट बीच वाली जलवायु आ जाएगी। बताया था ना, इसको किस में रखा है हमने, 30 से 45 वाला, है ना। मध्य अक्षांशीय मिड लेटीट्यूड का मतलब ही होता है आपका 30 से 45 डिग्री के आसपास, 65 डिग्री तक भी लेते हैं वैसे, मध्य तापी में आ जाएगा, मध्य अक्षांशीय में आ जाएगा। फिर डी का मतलब हो गया शीतल, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, शीतल हिमवन जलवायु। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 0 से नीचे चला जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। क्लियर हुआ? ये लिखा है ना आपका, नहीं, ईयर इसमें लिखा ईयर हायर देन -3 डिग्री बट बिलो 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है। औसत तापमान -3 से ज़्यादा होगा और 18 से क्या होगा, कम होगा। तो -3 से 18 के बीच वाला ये हो गया, कौन सा वाला, सी। और डी वाला आ जाएगा -3 से लेकर के 0 डिग्री, उससे कम हो जाएगा आपका जो वर्ष का औसत आपका ये वाला हो गया। डी वाले में 0 से नीचे 3 डिग्री तक नीचे रहेगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। आया समझ में? कोल्ड में द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो, लेस देन -3 डिग्री हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस हुआ, क्लियर। सी का मतलब हो गया -3 से 18 डिग्री तक हो गया, और लेस देन -3 है तो आपका, हिंदी वाले थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ है। मैंने कहा ना कि हिंदी वालों कई जगह पे नुकसान, अब एनसीईआरटी मैंने तो लिखी नहीं है लेकिन वहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो समझ गए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस।
सी का मतलब हो गया आपका -3 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और डी किस में रखेंगे, जब -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो हम किस में रखेंगे, उसको डी में रख देंगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस या नो? फिर आपका शीत जलवायु, शीत मतलब कोल्ड, सभी महीनों का औसत तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। सालों भर टेम्परेचर क्या होगा, <10 डिग्री होगा, तो उसको ई में रखा गया है। सालों भर का टेम्परेचर कितना होगा आपका, 10 से कम होगा। तो इस तरीके से उसने ABCD एक वर्डिंग की, उन्होंने लेटर से इंडिकेट किया टेम्परेचर के बेस पे हम किसको क्या क्या बोलेंगे। आया समझ में? तो उसी को तो पहले याद रखना है, ऑप्शनल में है तो लिखने के लिए याद रखना पड़ेगा। मीन्स GS वालों के लिए प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कभी कभार मैच करने का दे देता है। अब इसको जो है पहला तो टेम्परेचर के बेस पे किया उसने, अब सेकंड क्या होता है कि दूसरा उसको वर्षा के आधार पर फिर से इसको सेकेंडरी क्लाइमेट में डिवाइड किया। पहला किसके बेस पे था, अभी हमने जो देखा हो, पहला जो था आपका टेम्परेचर के बेस पे, फिर उसके बाद वर्षा के आधार पे, प्रेसिपिटेशन के आधार पे, फिर टेम्परेचर वालों को फिर से दूसरे कई भागों में डिवाइड किया, तो उसको कहते हैं वर्षा के आधार पे। तो इसको द्वितीयक जलवायु प्रदेश कह सकते हो, सेकेंडरी। तो प्राथमिक और द्वितीयक जलवायु प्रदेश, तो द्वितीयक जलवायु प्रदेश, सेकेंडरी क्लाइमेटिक रीजन। तो प्राइमरी कितने हो गए कोपेन के अनुसार, 5, और सेकेंडरी हो जाएंगे आपके लगभग 11 होंगे मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लगभग 14 बनेंगे फिर आपका जो किसके आधार पे, वर्षा के आधार पे। तो ए को फिर से वर्षा के आधार पे डिवाइड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे AF लिखा हुआ था, F का मतलब होता है साल भर वर्षा, वो लिख लीजिए। F का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा के लिए उसने कौन सा लेटर यूज किया, वर्ष भर वर्षा। बस ये वर्ष का मतलब मीनिंग पता होना चाहिए। F वर्ष भर वर्षा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया उसने, F। आया समझ में? चलूं आगे। तो ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र लिखा है, ये कौन सी जलवायु हो गई आपकी, विषुवत-रेखीय जलवायु हो गई। बस कोपेन ने उसको नाम अलग दिया, हम उसको कॉमन कौन सी जलवायु के रूप में देखते हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। आया समझ में? क्योंकि वर्ष भर वर्षा ट्रॉपिकल रीजन में कहाँ होती है, सिर्फ आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट में होती है। तो जो मैंने डब्बा बनाया उसमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए AF, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ब्रैकेट में उस वक्त, अब ये भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, हालांकि GS में कम पूछता है कि विषुवत-रेखीय जलवायु को कोपेन के अनुसार किस लेटर्स में बताएंगे, तो कौन सा लेटर होगा इक्वेटोरियल के लिए आपका AF, है ना। कभी कभार दे दे तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है GS में, लेकिन पेपर बनाने वाला है तो कभी दे दे तो फिर थोड़ा सा। आया समझ में? लेकिन ऑप्शनल वालों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें उनके पास स्कोप नहीं है। ये कम से कम ये नाम, इतने 14 नाम बस याद रखने, बाकी उसके अंदर की कहानी जो समझा है उसी से जोड़ करके लिखना है। आगे समझ में आता तक? उसी प्रकार ट्रॉपिकल रीजन में ही मानसूनी जलवायु भी आ जाती है आपकी, है कि नहीं। तो उसके लिए M वर्ड यूज किया हुआ है मानसूनी के लिए, तो M का मतलब मानसूनी है, और वो पूरा का पूरा कौन सा हो जाएगी, मानसूनी जलवायु के लिए AM हो जाता है। आया समझ में? मानसूनी जलवायु के लिए कौन सा हो गया आपका AM। तो डब्बे में लिखते जाओ, बस कुछ नहीं करना। डब्बा बनाए हो, उस डब्बे में ही ब्रैकेट में लिख दो, जैसे इक्वेटोरियल है तो AF, मानसूनी है तो AM, मानसूनी है तो आपका AM। कोपेन के अनुसार उसको किस वर्ड्स लेटर से इंडिकेट करेंगे तो AM। आया समझ में? अब जिस दिन कोई डब्बे वाले दिन नहीं आए होंगे तो फिर उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, रिवीजन करने के लिए फिर ऑनलाइन क्लास खोल करके देखना। आया समझ में? चलिए, तो AM वाला हो गया आपका। उसके बाद उसी में आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, ये सवाना टाइप वाला हो गया AW, कॉन्टिनेंट बीच वाला। और इसी को बीच वाले के नाम देंगे तो क्या देंगे बताया था, हॉट ट्रॉपिकल रीजन, आपका सेंट्रल टाइप, सवाना टाइप, राइट। ये कौन सा वाला हो गया, सवाना। तो AW किस टाइप के क्लाइमेट के लिए हो गया, तो सवाना टाइप के लिए हो गया। आया समझ में? दिनेश वो डब्बा बनाया था, याद है? उसी में AW लिख दो बस, है ना। अभी
हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये ज्योग्राफी बाद में समझोगे, दोबारा जब पढ़ाऊँगा तब। ठीक, अभी सिर्फ हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन जो वो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट में तुम आए हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू में नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन ठीक है, अच्छा है कि क्लास छोड़ने से अच्छा कुछ बैठोगे तो, है ना। जनरली करते क्या है बच्चे लोग, आप ही लोगों में से कई सारे लोग होते हैं कि क्लास गोल मार देते हैं। समथिंग कुछ सुन लोगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा, नहीं सुनोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये अप्रोच, मैंने कहा ना, एटीट्यूड जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक चीज़ें, है ना, हर चीज़ के बारे में एटीट्यूड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ सुन लोगे तो कुछ तो जाएगा दिमाग में। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपका। तो ए के कितने प्रकार हो गए आपके? 3 प्रकार बन गए। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में 3 प्रकार, और डब्बे में भी समझ में आ गया होगा क्या क्या था। बी शुष्क जलवायु, तो ये शुष्क मतलब मरुस्थल भी मैंने 3 प्रकार के बताए थे, याद आ रहा है? 3 प्रकार के, गर्म मरुस्थल, मध्यम या शीतोष्ण मरुस्थल और कोल्ड डिजर्ट। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? डिजर्ट्स भी जो है मैंने 3 प्रकार के बताए थे। एक हॉट डिजर्ट, उष्ण मरुस्थल, आपका टेम्परेट डिजर्ट्स, मध्यम तापमान वाला टेम्परेट डिजर्ट्स, और कोल्ड डिजर्ट्स। याद आ रहा है? हॉट डिजर्ट का मतलब गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल। तो जनरली मरुस्थल जब आता है तो गर्म के बारे में ही सोचते हैं हम लोग, लेकिन टेम्परेट मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल किस में आते हैं? मिड लेटीट्यूड, बीच वाले मरुस्थल किस में आते हैं? तो मध्य अक्षांशीय में आएंगे। और कोल्ड आपके ठंडे वाले, जैसे क्या नाम है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, ये कोल्ड डिजर्ट्स में आएंगे आपके। तो डिजर्ट्स का मतलब सिंपल सा होता है कि वर्षा, मैंने कहा था 50 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको हम लोग किस में रख देंगे? डिजर्ट में या शुष्क जलवायु में रख देंगे। शुष्क का मतलब लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन्स आ जाएंगे। तो इसमें डिजर्ट तो आ ही जाएगा, इसके अलावा बाकी भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे उष्णकटिबंधीय स्टेपी। तो मैंने स्टेपी ग्रासलैंड बताया था, तो ये BSH उसमें आ जाएगा। बीच वाले भाग में 45 से आपका 30 से 45 वाले भाग में आ जाएगा, है कि नहीं? 30 से 45 में बीच वाले रीजन में डेफिनेटली क्या होगा? वहाँ पे बारिश कम होगी, तो इसलिए स्टेपी वर्ड यूज किया। स्टेपी का मतलब छोटी मोटी घास है, तो स्टेपी का मतलब यहाँ पे बताया था 50 से 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी, है ना। और उपोष्ण का मतलब यहाँ पर है कि कम तापमान, ज़्यादा तापमान नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, राइट। फिर ये मरुस्थल आ गया, तो ये आपका पीछे पश्चिम वाला आ गया, ये पूरा का पूरा डिजर्ट वाला रीजन। तो ये डिजर्ट जो लिखा था 30 से 35 वाला, वो हो जाएगा आपका BWH। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नहीं समझ? डब्बा वाला बनाया, और डब्बे में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? डब्बा वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डब्बा अलग से करवा दूंगा वैसे। जैसे आपका ये इक्वेटोरियल हो गया, तो ये वाला आपका किस में आ गया? BWH में आ गया, डिजर्ट वाला। आ रही बात समझ? फिर इधर आपके स्टेपी टाइप में जाएंगे, तो ये किस में आ गया? BSH, क्योंकि सेंट्रल वाला है तो बीच में वर्षा कम होती है, तो वो भी आ गया इसीलिए। ठीक है, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, है ना। तो ये दोनों के बीच अब इसमें कुछ नहीं मिलेंगी आपका। जैसे आपका मध्य अक्षांशीय स्टेपी का मतलब हो गया कि जो आपका ये मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल वाले रीजन के साथ ये BSH मरुस्थल में आ जाएगा। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये हो गया हमारा, ये उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी हो गया, मतलब जो थोड़ा सा गर्म क्षेत्र के निकट होगा। और मध्य अक्षांशीय का मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब सवाना के बाद, और स्टेपी के पहले वाला किस में आएगा? ये वाला थोड़ा सा आ जाएगा उष्णकटिबंधीय में। और मध्य अक्षांशीय का मतलब वहाँ पे चला जाएगा जो स्टेपी टाइप में है। ठीक है, तो दोनों, अब चूंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोपेन ने अपने हिसाब से किया हुआ है, तो हर चीज़ उसके हिसाब से नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो डब्बा है उसमें समझना चाहेंगे इसको, तो डब्बा वाला भी तो है, दो एक साथ खोलने भी आता है वैसे तो। ये वाला देखिए, वाला बताया था। तो इसमें जो है ये हो गया आपका BWH वाला, मरुस्थलीय प्रकार हो गया आपका। अब यहाँ तो वर्षा ज़्यादा होती, इधर जाएंगे हम लोग,
तो ये समान और दोनों के बीच का ये वाला जो रीजन मिलेगा ये कौन सा हो जाएगा आपका, जो W वाला वर्ड होगा, और ये मध्य अक्षांशी स्टेपी वाला आ जाएगा। ये BS क्या लिखा है आपका, क्या बताया था मैंने वहाँ पे, क्या लिखा था, BSH बी स्टेपी वाला आएगा, जो मध्य अक्षांशी स्टेपी वाला, क्या है वर्ड उसका, मध्य अक्षांशी मध्य अक्षांश, हाँ BSK आएगा। ठीक है, थोड़ा के का मतलब होता है कार्ट, थोड़ा ठंडा होगा। के का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ठंडे के लिए यूज किया गया, ठंडा, के पर थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा। और उसके नीचे वाला जो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी लिखा है वो ये वाला आएगा, BSH वाला। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो ये हो गया BWH। इधर थोड़ा सा इधर जाएंगे तो वर्षा कम होगी, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा बढ़ेगी, है ना, इससे थोड़ा बढ़ेगी, तो ये BSH हो गया, और ज़्यादा बढ़ गए तो BSK हो गया, मध्य अक्षांशी वाले में आएगा। ये ट्रांजिशन के कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिया हुआ है, आया समझ में? तो इस तरीके से। और उसके बाद चाइना में ना CFA वाला आ जाएगा, इसमें कौन सा आएगा वाला, CFA। इसमें भी क्या बताया था, मध्य तापी है और सालों भर वर्षा होती बताया था। चाइना में भी गर्मी में ज़्यादा होती है, तो गर्मी में यहाँ पे ये का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा से है, जहाँ पे टेम्परेचर मतलब ग्रीष्मकाल ज़्यादा गर्म होता है, गर्मी ज़्यादा गर्म होती है, गर्मी आपके जो ज़्यादा गर्म होती है उसके लिए A वर्ड यूज किया गया है। A वर्ड किसके लिए यूज किया गया आपका, गर्मी ज़्यादा गर्म होती है ना। ABC छोटे वाले जो लेटर्स यूज किए गए, ये गर्मी ज़्यादा गर्म होगी उसके लिए। B थोड़ा उससे कम गर्म होगी, और ये बहुत ही कम गर्म होगी, इससे भी कम हो जाएगी, अत्यधिक कम गर्मी की बात कर रहे हैं। और D सालों भर ठंडे के लिए यूज करते हैं। आया समझ में? यहाँ पे गर्मी नहीं रहेगी, सालों भर ठंडा रहेगा, वर्ष भर ठंडा रहेगा। ABCD। GS के लिए मैंने फिर से कहा है कि इतना परेशान नहीं होना है, ऑप्शनल वालों को याद रखना पड़ेगा। A का मतलब क्या हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जैसे हम लोग मानसून वाले में आ जाएंगे, राइट। B का मतलब है कम गर्मी ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी, थोड़ा कम गर्म रहेगी, मध्य तापीय में चला जाएगा। C का मतलब है अत्यधिक कम रहेगी, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, है ना, चाइना के ऊपर थोड़ा और चले जाएंगे तो। D का मतलब गर्मी का पता नहीं रहेगा, यहाँ पे लगभग सालों भर ठंडे के कंटेक्स में है। तो ये टेम्परेचर के आधार में फिर से ABCD करके स्मॉल वर्ड्स यूज किया है उसने, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपका AF है कि नहीं। अभी जो है आपका ये, इसको हम लोग कोपेन के अनुसार AF में आ जाएगा, है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब कहीं पे जैसे वो क्वेश्चन जो दिया था उसमें ये सब वर्ड यूज नहीं किया है उसने, मान लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु लिखा है तो समझ जाएंगे, है ना। आर्द्र का मतलब वर्षा ज़्यादा, F सालों भर, तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर आपका इसके लिए हमने AM, इसके लिए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्ड यूज किया, तो इसमें तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, सेम वर्ड यूज कर दिया। सवाना की जगह पे वहाँ पे क्या किया हुआ है, उष्णकटिबंधीय, है ना, AW भी है, और नाम क्या दिया हुआ उष्णकटिबंधीय, क्या दे दिया इसको, शुष्क जलवायु, क्या दिया है सवाना के लिए AW तो यूज किया है, नाम क्या दिया उष्णकटिबंधीय, क्या लिखा हुआ है, हाँ नहीं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तो ये वाला आ गया आपका विश्वतरेखी वाला, हाँ वेट एंड ड्राई, हाँ आर्द्र ने शुष्क दोनों लिखा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क का मतलब है कि गर्मी में थोड़ी बहुत बारिश होगी, बाकी समय क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, है ना। समाना टाइप में क्या बताया था हमने, गर्मी में थोड़ी बहुत बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर गर्मी में होती है, और शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है, गर्म भी होता है। तो आर्द्र एंड शुष्क लिख दिया आपका, जो वेट एंड ड्राई लिख दिया। यहाँ पे सिर्फ वेट ही वेट है, सालों भर होती है ना वर्षा यहाँ पे, तो इस तरीके से लिंक करना है, आए ना बात समझ में। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज़्यादा, ये रॉकेट बनाने की पद्धति नहीं समझनी है। तो ये समझ में आ गया। फिर मरुस्थली भी समझ में आ गया तुम लोग को, BWH बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थली हो गया, उसके लिए उपोष्ण वर्ड यूज किया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे इसके लिए क्या यूज किया कोपेन ने, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थली जलवायु यूज किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद इधर जाएंगे तो एक मध्य अक्षांशी स्टेपी तुल्य लिखा हुआ है, तो ये मध्य अक्षांशी वाला हो गया जो हमने देखा अभी BS के, और उसके बीच की स्थिति ये वाली हो जाएगी आपकी, जो सवाना से थोड़ा ठंडा और वर्षा थोड़ा ज़्यादा होगी, और इस तरीके से लिया हुआ है, राइट। और चाइना वाला फिर से आएगा तो उसको फिर से वही वाला डायग्राम देखना पड़ेगा।
मैं स्लाइड भेज दूंगा, बाकी एनसीईआरटी में भी दिया और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी भेज दूंगा ताकि तुम लोगों को कष्ट कम से कम हो। और पढ़ने का कष्ट तो करना पड़ेगा भाई, उतना नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। समझाने का काम मेरा है। तो ये शुष्क में ये हो गया स्टेपी, BSH समझ में आ गया कौन सा है, जो इधर से इधर जाएंगे ये भी समझ में आ गया, जो मरुस्थली वाला हो गया स्टेपी भी समझ में आ गया, BSK वाला। अब बच गया मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। तो ये शीतोष्ण मरुस्थल के कुछ क्षेत्र है वर्ल्ड में, जैसे शीतोष्ण मरुस्थल कहाँ पर है वर्ल्ड में, तो अब ये जैसे आपका स्टेपी था, स्टेपी से थोड़ा सा फिर वेस्ट में आएंगे जहाँ बारिश और कम हो जाएगी, तो उसको हम लोग इसमें रखेंगे आपका जो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में रखेंगे। मध्य अक्षांशीय यहाँ पे S की जगह पे W हो गया, W मतलब और ज़्यादा वार्म, W जो W वर्ड है, S वर्ड हो गया आपका स्टेपी टाइप के लिए, और W वर्ड होता है सवाना टाइप के लिए। AW लिखा था ना हमने वहाँ पे, तो सवाना टाइप के लिए, तो यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा शुष्क हो जाएगा, तो उसके लिए वर्षा थोड़ी सी और कम हो जाएगी, तो BWK कर दिया उसको। तो डब्बे के हिसाब से तो मध्य अक्षांशीय जलवायु में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में कौन आते हैं, जैसे बताया था मैंने आपका, लिख लेंगे किजिलकुम डिजर्ट है आपका, किजिलकुम डिजर्ट, एक है किजिलकुम डिजर्ट, एटलस में देखेंगे ये किजिलकुम डिजर्ट कहाँ पर है, मिसाल दो है आपके पास, किजिलकुम एंड कराकुम है ना। शीतोष्ण मरुस्थल में 3-4 एग्जाम्पल लिख लो। शीतोष्ण मरुस्थल टेम्परेट डिजर्ट्स, तो सबसे बड़ा टेम्परेट डिजर्ट है गोबी डिजर्ट। लार्जेस्ट टेम्परेट डिजर्ट कौन सा है आपका, गोबी डिजर्ट, मंगोलिया में बताया था, मंगोलिया, ये लार्जेस्ट टेम्परेट डिजर्ट है। टेम्परेट मतलब तापमान गर्म नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, हॉट डिजर्ट का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसी है तो फिर हम लोग काहे घर में बैठे, तो ऊपर सोलर पैनल भी लग गया तो बिजली बिल भी उतना ज़्यादा नहीं आएगा। पहले तो था कि 1-1 लाख रुपए बिल आया पिछले साल जो है, सभी इतने सारे एसी चलता है। तो एनीवे, तो किजिलकुम और कराकुम ये 2 डिजर्ट है आपका। कराकुम है आपका कहाँ पर है मिसाल, फिर भी कुछ याद करो, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, 3-4 वहाँ पे एग्जाम्पल है ना आपकी कंट्रीज है। तो कराकुम पड़ेगा आपका तुर्कमेनिस्तान में है ना, ये कहाँ पड़ेगा आपका तुर्कमेनिस्तान में। और किजिलकुम किस में है, ये होगा उज्बेकिस्तान में। एक बार देख लेना वैसे उज्बेकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे 5 तान है। हाँ तो कजाकिस्तान में कंफर्म, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान में, वहाँ पे 3-4-5 तान है, कन्फ्यूजन होता है। कजाकिस्तान मैच कर लेना, एक बार देख लेना। कराकुम आपका तुर्क, कराकुम तो तुर्क में ही होगा, तुर्क से कराकुम याद रखा है मैंने। और कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान दोनों सेम है, तो किजिलकुम दोनों में से एक में, किसमें, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान याद कर लो, वहीं पर है कंट्रीज। एटलस देखते हो दिनेश, एटलस लिया, एटलस लो जा करके पहले। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो एटलस ले लेना, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मिलेगी, हिंदी इंग्लिश, बस इंग्लिश में ले लोगे तो अच्छी बात है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक एटलस आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और जब भी इस तरीके से आता है कजाकिस्तान, ये मध्य एशिया में पढ़ेंगे तो पहले एशिया महाद्वीप में जाओ, फिर एशिया महाद्वीप में मध्य में जाओ, तो वहाँ पे 4-5 तान मिलेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हटा दो, वो तो नाम सुने ही हो तुम लोग, पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी है। उसके अलावा 5 तान और मिलेंगे वहाँ पे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपका एक किर्गिस्तान, और एक और क्या है, एक और कौन सा है, हाँ उज्बेकिस्तान। 5 तान वहाँ पे और है मध्य एशिया में। ये मध्य एशियाई देशी कहलाते हैं। तो ये किजिलकुम और कराकुम डिजर्ट लिख लिया, कहाँ पर है, तो तुर्कमेनिस्तान और आपका ये वाला कजाकिस्तान में। चले आगे, ये धीरे धीरे करके नॉलेज भी बढ़ाना है। और एक और है टकला मकान, है ना, टी है, टकला मकान पढ़ लो या टकला मकान पढ़ लो, चाइना में है
है ना, पश्चिमी चाइना में पड़ेगा, वेस्टर्न चाइना में, बीच वाले भाग में, मध्य चाइना में, मतलब ये पूरा का पूरा चाइना है मान लेते हैं, तो यहाँ पर पड़ेगा तकलामाकान। आया समझ में? क्या है आपका, ये भी आपका शीतोष्ण डिजर्ट में आएगा। तो ये शीतोष्ण डिजर्ट वाले, मध्य अक्षांशीय डिजर्ट वाले एग्जाम्पल्स हो गए जो इसको बताएंगे। तो यहाँ पे वर्षा वगैरह क्या होती है आपकी जो है कम होगी, लेकिन तापमान मध्यम होता है, इसलिए मध्य अक्षांशीय में रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है और वो विशेषताएं लिखा हुआ है, निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क शुष्क, निम्न अक्षांशीय शुष्क, तो उतने से तो काम नहीं चलेगा, उसका डिटेल भी आगे लिखा हुआ है। फिर हम लोग सी में आते हैं, अभी तक बी में चल रहे थे, अब किस में आ गए? मध्यम तापी, मध्य अक्षांशीय जलवायु में। इसमें भूमध्य सागरीय सबको पता होगा, है ना, डब्बा याद आ रहा है फिर से? इस डब्बे में पश्चिमी वाला भाग, है ना, ये वाला भाग आपका मरुस्थल के ऊपर वाला मध्य अक्षांशीय है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने। तो इसको इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको हम लोग CSA से डिफाइन करते हैं कोपेन के अनुसार। CS का मतलब हो गया ड्राई इन समर, स्मॉल एस का मतलब यहाँ पे याद रखना है ना, कैपिटल एस अलग है, स्टेपी टाइप के लिए यूज किया है कैपिटल एस, और ये आपका सवाना टाइप के लिए यूज किया हुआ है, और स्मॉल एस जो है ये आपका है ड्राई इन समर के लिए, गर्मी शुष्क होती वहाँ पे, ड्राई इन समर, ग्रीष्मकाल शुष्क, मतलब गर्मी में बारिश नहीं होगी, शीतकाल में बारिश होगी। तो मैंने कहा था ना, वर्ल्ड में एकमात्र जलवायु है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, वह कौन सी हो गई? भूमध्य सागरीय, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको कोपेन के अनुसार कभी पूछ दे तो CSA, या A नहीं भी रहेगा तो CS करके दिखाते हैं, CS करके दिखाएंगे। आया समझ में? है ना, A तो टेम्परेचर के बेस पे मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके मतलब गर्मी थोड़ा ज़्यादा गर्म रहेगी, मॉडरेट में भी रहेगी, गर्मी ज़्यादा गर्म, A का मतलब वही बताया था। इसी का आपका फिर आ गया CFA, ये चाइना टाइप में आ जाएगा, इसको किसमें डालोगे? चाइना टाइप वाले में डाल दो CFA। तो चाइना टाइप को कोपेन के अनुसार नाम क्या हो गया? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। आर्द्र क्यों कहा? इसमें भी बताया था ना, सालों भर बारिश होती है चाइना में भी, इसलिए आर्द्र आ गया। गर्मी में ज़्यादा होती है, ठंडी में थोड़ा कम होती है, लेकिन सालों भर होती है, इसलिए आर्द्र लिख दिया यहाँ पर जो है, और 30 से 45 के बीच की बात है, इसलिए उपोष्ण हो गया। और बच गया ये वाला क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन आपका पूछा था, क्या पिछले साल ही साथ था कि उसके पहले था? तो इसमें भी CFB है, तो CF का मतलब मध्य तापी हो गया, F मतलब सालों भर हो गया, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। B का मतलब हो गया थोड़ा सा टेम्परेचर A की तुलना में क्या हो गया? कम, तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु वाला आएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य, जो मैंने बताया था उसमें आ जाएगा। तो उसकी लगभग विशेषता दी हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर कम होता है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, तो गर्मी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, ठंडी ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा। और वर्षा दिया हुआ है 50 से 250 तक। तो मैंने कहा था ना, सेकंड सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? इक्वेटर के बाद सबसे ज़्यादा द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी लिखवाया था। तो यहाँ पे मैंने भी लिखवाया था कि 100 से अधिक होगी, 100 से 200, ज़्यादा भी जा सकती है। तो उसमें वही लिखा है 50 से 250 के बीच तक चली जाती, कभी ठंडी में बहुत कम हो गई, गर्मी में 250 तक चली जाएगी। यहाँ पे शीतकाल में ज़्यादा होती है, भी बताया था कि शीतकाल में ज़्यादा होती है पछुआ हवाओं से। आ रही बात समझ में? तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य के लिए है, इसी को नाम यहाँ पे कोपेन ने स्पेशली दिया हुआ है, समुद्री पश्चिमी तटीय। इसी का क्वेश्चन बनाया था पिछले साल, ऑप्शंस आपके दिए हुए थे, तो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी वैसे तो, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस पे ही निकालना होता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा जान जाओगे तो नुकसान नहीं करेगा, कम जानोगे तो नुकसान। तो ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो फायदेमंद है, खाना ज़्यादा हो जाए तो ठीक है ना। तो ज्ञान कभी ज़्यादा भी मिल जाए तो लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एनीवे, तो ये हो गया आपका सी के बारे में। तो सी के भी 3 हो गए आपके, क्लियर। और उसके बाद है डी, मतलब सालों भर लगभग बर्फ जमी रहेगी, तो डी वाला हो गया सी। इसमें भी थोड़ा बहुत बारिश ज़्यादा है तो आर्द्र हो जाएगा, तो DF आ गया आपका जो है। और उप उत्तर ध्रुवी का मतलब बारिश कम होगी, तो आपका जो है बीच वाला भाग आ जाएगा
तो ये आर्द्र में किनारे वाले भाग, जैसे सेंट लॉरेंस वगैरह किस में रखेंगे हम लोग, तो इसमें आ जाएगा। सेंट लॉरेंस वाला किस में आ जाएगा, आपके जो है सेंट लॉरेंस तुल्य वाला डीएफ में आ जाएगा, समझ गए। आर्द्र है तो महाद्वीपीय किनारे वाला भाग हालांकि, और उपध्रुवी का मतलब इसमें साइबेरिया उबेरिया टैगा वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। साइबेरिया टैगा बताया था, ये लगभग इसमें आ जाएंगे। जाड़ा शुष्क अत्यंत भीषण होता है, बहुत माइनस में चला था ना, टेम्परेचर बताया था -68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, बताया था वर्खोयांश का। तो ये जाड़ा अत्यधिक ठंडा हो जाता है, तो ये लगभग उसमें आ जाएगा। और लास्ट वाला फिर टुंड्रा है, तो टुंड्रा वाला वही ऊपर वाले हो गए, तो इसमें भी 2 कर दिया है, थोड़ी बहुत बारिश हो गई। ईएफ का मतलब परमानेंट, जहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती, पिघलती ही नहीं है, हो गया ईएफ। और कभी कभी गर्मी में थोड़ा बहुत पिघल जाती है, उसको क्या बोल दिया उसने जो है ईटी, है ना। गर्मी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ग्रीष्मकाल में बर्फ़ वगैरह पिघल जाती है और सालों भर बर्फ जमी रहती है उसको। तो ये ई के भी 2 पार्ट हो गए, ईटी एंड ईएफ। तो ये कोपेन ने अपने हिसाब से थोड़ा सा देने की कोशिश की थी कि कैसे कैसे वर्ल्ड है, तो उसी के बेस पे एक आध बार क्वेश्चन, तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, यदि नहीं याद होगा तो हालांकि जितना समझा दिया उसके बाद याद हो जाना है, परेशान नहीं होना पड़ेगा। डब्बा याद रखना है, उस डब्बे से जोड़ करके बाकी चीज़ों को क्या करना है आपको, विशेषताओं को कैसे याद रखना है ना, विशेषताओं को कैसे याद रखना है, तो जो डब्बा समझाया था मैंने उसके आधार पे याद रखना है। और कोपेन के अनुसार जो नाम है वो थोड़ा सा यहाँ से आपको पकड़ने की कोशिश करना है। तो उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, और आपके एनसीईआरटी में ही फिर इसी के अलग अलग, है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो एक बार इसको भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी आपकी जो है ना। एनसीईआरटी में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ए का मतलब क्या है, नहीं आईटी स्टेट वगैरह मैंने समझा ही दिया, तुम लोग को समझा दिया ना भाई। बी एफ का मतलब क्या था, इक्वेटोरियल टाइप वाला हो गया, और ये रीजन भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर है, जो ऑलरेडी मैं तुम लोग को, है ना। एफ का मतलब, अब एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने इसको किस नाम से समझाया हुआ है, विषुवत रेखीय जलवायु के नाम से समझाया हुआ है ना। क्षेत्र वगैरह पूरे वही आ जाएंगे, याद आ रहे हैं ना भाई, समझ पा रहे हो। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएगा, दिमाग लगा के आंसर निकालना, रट के नहीं निकाल पाओगे वहाँ पे। तो ये मैंने वहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु के नाम से समझाया, उसी को कोपेन ने अपने हिसाब से एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु नाम दिया है। बाकी विशेषताएं वही लिखी है जो मैंने लगभग समझाने की वहाँ पे कोशिश की, समझाया हुआ है। आकांक्षा क्लियर पॉइंट। उसी को फिर दूसरा है एम, ये तो मानसून है हमारा, फिर से मानसून पढ़ेंगे भी, हो सकता है इसी के बाद पढ़ा दूंगा। तो मानसून आपका जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आ गया समझ में। तो कहाँ कहाँ पे मिलता है लगभग बता ही दिया था मैंने, भारत में तो मिलता ही है, साउथ एशिया वाला बताया था, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो फिर गलत लिखा हुआ उसने, दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी तो नहीं पड़ेगा, दक्षिण पूर्वी पड़ेगा। ब्राज़ील वाला पार्ट बताया था। तो एनसीईआरटी में कई सारी चीज़ें गलत होती है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी किसी भगवान ने लिखी नहीं, भगवान भी गलतियाँ करता है। यहाँ पे बताया था ना मैंने। अब इसको नॉर्थ ईस्टर्न तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इक्वेटर यहाँ से जा रही है आपकी जो है, तो इस साउथ अमेरिका का ये वाला जो लिखा हुआ है साउथ, ये दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो मैप बनाया वो ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका मानसूनी जलवायु यहीं पे बताया था ना मैंने, ब्राज़ील का ये वाला पार्ट दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील लिखवाया था मैंने, इसको यहाँ पे क्या लिखवाया था, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील है। तो पूरे साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो भी साउथ ईस्ट ब्राज़ील पड़ेगा, ये आपका गलत लिखा हुआ है, उत्तर पूर्वी नहीं आएगा, साउथ ईस्टर्न आएगा, इसको सुधार लेना। तो एनसीईआरटी में भी कई सारी गलतियां रहती है कंसाइज करके लिखने के चक्कर में, वर्ड मिस्टेक्स या ध्यान होता क्या, प्रूफ रीड उतना ध्यान से नहीं हो पाता, कभी कभी प्रूफ रीडिंग होती है, कई सारे लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद भी तुमको भी जब दिया जाएगा तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता, एक आध ह्यूमन एरर होने की संभावना हमेशा रहेगी। समझ में आया। भगवान से भी गलतियाँ हुई है तो फिर हम तो साधारण इंसान हैं। क्लियर हुआ। तो ये मानसून क्लाइमेट, इसका मेन वही है, गर्मी में वर्षा, शीतकाल शुष्क लिखा है। भारी वर्षा अधिकतर कब होती है, गर्मी में, लिखा हुआ है ना भाई, वही मैंने समझाया। मानसून का मतलब ही है गर्मी में वर्षा, शीतकाल शुष्क, इतना ही पॉइंट याद रखना है, बाकी चीज़ें उसी का एक्सप्लेनेशन है।
फिर ये सवाना टाइप वाला है, ये कौन सा बताया आपको, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क की जलवायु विशेषताएं सवाना टाइप में है। तो सवाना टाइप में भी दो भाग आ जाएंगे, पश्चिम और पूर्वी में CW CF, CF में वर्षा थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इस कंटेक्स में वो तोड़ ताड़ के लिखा हुआ है। सेंट्रल अफ्रीका, सूडान, साउथ अफ्रीका, उधर पूरा देखे थे सवाना वाला, याद आ रहा है। पराग्वे, ब्राज़ील वाले कुछ रीजन्स है आपके, तो उसी को अपने हिसाब से थोड़ा सा दिया हुआ है। ऑप्शनल वाले याद कर लेंगे क्वेश्चन, ऑप्शनल वालों के लिए शॉर्ट नोट्स दे देगा, AW के बारे में लिखिए, शॉर्ट नोट्स दे देगा, है ना। ऑप्शनल वाले क्या करेंगे, आपको उसको दे देगा कि इतना ही दे देगा, AF शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे देगा। हालांकि अभी तक ऐसा CS के बारे में पूछा है, अभी तक ऑप्शनल में सिर्फ CS के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ है। CS का मतलब समझ गए, क्यों पूछा वो भी समझ में आ गया होगा। कौन सा CS मतलब विशाल, मेडिटेरियन वाला, और वो यूनिक है अपने आप में का। तो विशेषता क्या होती है, विंटर में रेनफॉल, समर शुष्क होता है, पूरे रीजन बता दिए, 150 वर्ड लिखने थे, तो पूरा विशेषताएं कहाँ कहाँ मिलती है पूरा बता दिए। विंटर में क्या होती है वो भी बताया था मैंने, वेस्टर्न विंड्स के इम्पैक्ट में आ जाता है कि नहीं, भूमध्य सागर जलवायु किस में आ जाता है आपका जो है, वेस्टर्न विंड के इम्पैक्ट में, तो इसीलिए वो तो ऑप्शनल में आया था ये। बाकी GS में भी, ऑप्शनल में भी फिर से AW वगैरह शॉर्ट नोट्स आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। B का फिर से मैंने कहा ये वर्षा वाष्पीकरण के अनुपात के रूप में, जहाँ वर्षा कम होगी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, उस कंटेक्स्ट में यूज किया गया। तो ये NCERT से है, एक बार पढ़ लेना, जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लेना। BWS BSS दोनों डिफरेंस बता दे। BWS ज़्यादा किनारे वाला मरुस्थल हो गया, बीच में जाएंगे तो थोड़ी वर्षा कम हो जाएगी, तो स्टेपी टाइप हो गया आपका जो, और उधर जाएंगे तो मध्य तापी हो जाएगी, फिर BSK हो गया, है कि नहीं, BWH BSH और फिर BSK। आगे बात समझ में। तो ऊपर जाएंगे तो तापमान, K का मतलब ठंडे के लिए यूज किया है, K। ये वर्ड्स का मतलब पता होगा तो, लेटर्स का मतलब पता होगा तो हो जाएगा आपका काम। बाकी तो फिर आपका मध्य अक्षांशिक को C से डिवाइड किया गया। C का मतलब कम तापमान होगा, ना ज़्यादा ना बहुत, गर्मी गर्म होगा, ठंडा ठंडा होगा। कहने का मतलब मध्य तापी का मतलब क्या होगा कि गर्मी गर्म होगी, ठंडी ठंडी होगी। कोष्ण, कोष्ण का मतलब ठंडा और गर्म दोनों, शीत प्लस उष्ण लिखा है ना, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतकाल ठंडा, गर्मी उष्ण गर्म रहेगी। तो शब्दों को भी समझ जाएंगे, उससे दिमाग में डालना है। फिर इसी के अलग अलग बहुत सारे बता ही दिए थे हमने जो है। फिर ये आर्द्र उपोष्ण मतलब सालों भर वर्षा वाली है। A का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो उस कंटेक्स्ट में है। तो ये CS फिर से मेडिटेरियन वाला आ गया आपका, तो वो CFA उधर वाला चाइना वाला हो गया, है कि नहीं। ये आपका CFB, ये आपका समुद्र पश्चिमी यूरोपीय तुल्य वाला बता दिया मैंने। CFB सालों भर वर्षा होती है, लेकिन तापमान थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ें, ये वाला एजिटिस पूछा हुआ है आपका आंसर, तो क्वेश्चन बोल रहे थे ना हम लोग, ये पूरा सेंटेंस यही वाला दिया है, ये वाला दिया है एक सेंटेंस, एक दिया वार्षिक दैनिक तापांतर कम पाया जाता है ना, दो ही दिया है कि तीसरा भी दिया है कुछ, हाँ तीसरा भी था कोई, दो ही दिया है, तीन था ना, एक और क्या था, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में से कुछ लिखा होगा या फिर हो सकता है तीसरा पॉइंट भी था। तो ये लाइन टू लाइन यही क्वेश्चन दोनों पॉइंट उठाया हुआ है NCERT से UPSC ने। तो क्लाइमेटिक टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो उसमें से सोच करके निकालना था, है ना, क्योंकि पश्चिमी तुल्य पश्चिमी भाग में मिलती है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, महाद्वीपों के पश्चिमी में मिलती है। तो महाद्वीपों के पश्चिम में 3 प्रकार की जलवायु बताई थी मैंने, एक मरुस्थली, याद आ रहा है कुछ, ये महाद्वीपों के पश्चिम में 3 है, एक मरुस्थली हो गया, एक आपका भूमध्य सागरीय हो गया, और एक आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य हो गया। हाँ हाँ वो तो हो गया 50 से 250, हाँ दो ही पॉइंट दिया, ठीक है, हाँ 3 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका जो है तो उसी के कंटेक्स्ट में था, तो सोच करके आंसर निकालना था। चलिए, तो दिमाग लगाना अब निकाल लोगे, कोई भी क्लाइमेट के बारे में आएगा तो ये डी का मतलब ये है, आया समझ में। तो मेरे ख्याल से अब निकाल लेना चाहिए आप लोग, कोई भी क्लाइमेट आएगा इसको और पढ़ लेना एक बार। इसी का इंडियन क्लाइमेट, इंडियन कंटेक्स्ट में भी मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आ जाए। तो ये मैप बना लो पहले तो, और इस मैप में सिर्फ याद रखना है जो कोपेन ने बताया लगभग वही चीज़ें हैं, बस एक आध वर्ड्स अलग से आ गया। जी गंगा के लिए आ गया, गंगा के मैदान के लिए जी वर्ड जो है गंगेस प्लेन के अलग से यूज कर दिया है।
बाकी सब का मतलब वही है, ए का मतलब वही है, बी का मतलब जो वही है, सी का मतलब, डी का मतलब, ई का मतलब, ए बी सी डी का मतलब यही है। आया समझ में? तो ए बी सी डी का मतलब सेम रहेगा। ठीक है, समझ लो। और तो स्लाइड भेज दूंगा और गूगल मारोगे तो कोपेन का ये मैप मिल जाएगा। ठीक है, क्या पूछेगा क्वेश्चन वो बता देता हूँ। तो इसमें जैसे आपका ये तो समझ में आ गया, ई कहा हो गया हिम ध्रुवीय जलवायु के लिए, सालों भर ठंडा मौसम, ऊपर लद्दाख वद्दाख काराकोरम वरम सब आता है, तो ये वाला आपका आ गया, उसी का पार्ट हो गया आपका जो। उसी में थोड़ा सा उत्तराखंड वाला भाग, सॉरी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला भाग आ गया, ईटी वाला टुंड्रा है ना। गर्मी थोड़ा सा सालों भर ठंडा ही रहता है, गर्मी थोड़ा सा क्या हो गया आपकी जो है, थोड़ा सा बारिश वारिश गर्मी में हो सकती है, गर्मी 0 डिग्री तक जा सकती है। तो वो किस में हो गया, इधर आपका लगभग सालों भर कम तापमान वाला हो गया, थोड़ा सा गर्मी अत्यधिक ज़्यादा गर्म नहीं होती, थोड़ा बहुत आपका जो टेम्परेचर जैसे लिखा ना, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती यहाँ पर भी जो है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत बारिश वारिश हो सकती है। ई और ईटी वाला हो गया, 2 इधर के निकल आए सबसे लास्ट वाले, क्लियर है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला कौन सा भाग दिया, डीएफसी लिखा हुआ है, अरुणाचल वाला है ना। क्वेश्चन आएगा इतना ही पूछेगा, कोपेन के अनुसार अरुणाचल में डीएफसी का मतलब क्या है, कौन सा जलवायु बताया गया है, इस तरीके से पूछ सकते हैं, मिलाने के लिए दे देता है, कभी कभार देता था पहले, अब तो नहीं दे रहा है। डी का मतलब फिर से कहा था, डी का मतलब हो गया मध्य तापी से थोड़ा सा ज़्यादा कम तापमान वाला, डी हो गया। एफ मतलब सालों भर बारिश लगभग, आर्द्र मतलब सालों भर न भी हो तो आर्द्र रहेगा आपका जो, तो अरुणाचल वाला भाग के घने जंगल वाला भाग है, ठीक है, तो वहाँ पे लगभग आर्द्रता ज़्यादा बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आर्द्रता वहाँ पे क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया। और सी का मतलब टेम्परेचर से है, तो मैंने कहा ना ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मतलब और कम तापमान, ये गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म, कम गर्म, उससे भी कम गर्म में कौन सा हो गया, सी, मतलब गर्मी भी ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। तो डीएफसी हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए। आई बात समझ में? तो इसी पे मैप याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और उसको फिर ABCD जो पढ़ा था उसी से जोड़ना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका AS वाला, ये वाला, क्योंकि ये कोरोमंडल है, भूमध्य सागरीय जलवायु के समान है, ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु वाला। तो ये यहाँ पर क्या होता है, शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल क्या होता है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। AS कोरोमंडल तट तमिलनाडु, और AS का मतलब उष्णकटिबंध हो गया, S का मतलब होता है ड्राई इन समर, स्मॉल एस का मतलब बताया ना ड्राई इन समर, गर्मी शुष्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता कहाँ पर मिलती है, तो तुम सोचो कि भारत में भूमध्य सागरीय कहाँ से आ जाएगी, लेकिन उसके समान विशेषता पूछेगा तो कौन सा आ गया आपका, ये वाला आ गया, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का ये वाला भाग। आया समझ में? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका, GS वगैरह में पूछेगा तो ये वाली पूछिए। उसके बाद गंगा के मैदान की जलवायु अलग है, CWG, ये पूरा का पूरा गंगा के मैदान के लिए G लिया हुआ है। C का मतलब मध्यम तापी है, W का मतलब लगभग सवाना टाइप, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं, ज़्यादा आपका जो है आर्द्रता नहीं होगी, सवाना टाइप, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला रीजन आ गया। उसके नीचे आएंगे तो वर्षा और कम हो जाती है थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया आपका AW, ये सवाना प्रकार का हो गया। भारत वाला ये पूरा बीच वाला भाग क्या हो गया आपका, सवाना प्रकार का हो गया। आया समझ में? AW का मतलब लगभग सवाना प्रकार। ये मरुस्थल के 2 भाग आ जाएंगे, एक BW HW जो सबसे ज़्यादा गर्म है, पश्चिम वाला, थोड़ा सा अंदर आएंगे तो स्टेपी टाइप आ जाएगा, कम गर्म। आया समझ में? थोड़ा सा ज़्यादा इधर, यहाँ पे वर्षा होगी 50 से कम या 25 से कम हो जाती है, और इधर वर्षा थोड़ा सा 50 से 75, ये 50 से कम ले लो इसको, 50 से 25 के 75 के बीच में आ जाएगी, BSHW वाला। तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो 2 में आ जाएगा, BWHW और BSHW। आ रही समझ में?
ठीक है, जितना इधर पश्चिम जाएंगे वर्षा कम होती जाती है, इसलिए BWSW हो गया। और ये आपका थोड़ा सा कम 50 से 75 वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। आया समझ में? इस तरीके से तो ये राजस्थान वाला याद रखना है थोड़ा सा। फिर ये पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पश्चिमी घाट में यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो बारिश ज़्यादा होती है। AMW हो गया। ए मतलब उष्णकटिबंधीय, एम मतलब मानसूनी टाइप, डब्लू का मतलब यहाँ पर फिर से शुष्क एंड आर्द्र। तो गर्मी में बारिश होगी, ठंडी में वर्षा कम होगी, नहीं होगी लगभग। तो ये AMW दिखा दिया। ये बीच वाला भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया, रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, रेन शेडो एरिया ऑफ। तो यहाँ पर भी वर्षा कम होती, इसके बराबर ही लगभग, ये दोनों सेम है 50 से 75 वाले, क्योंकि जितना अंदर जाएंगे वर्षा कम होगी। तो इधर ज़्यादा बारिश होती है इस वाले पूरे रीजन में, तो वर्षा कम हो जाती है। तो ये पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। तो कभी भारत के कंटेक्स्ट में कोपेन का पूछेगा तो ऑप्शनल में पूछेगा, तो ये मैप याद रखना है, उसी को एक्सप्लेन करना है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ABCD का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है, स्मॉल ABCD का मतलब क्या होता है, आ रही बात समझ में। और बाकी चीज़ें जो है आपका थोड़ा सा एक G बस अलग से नया आ गया यहाँ पे, तो G का मतलब गंगा के मैदान के लिए स्पेशली अलग से यूज किया है कोपेन ने, भारत के गंगा के मैदान के अलग से। गंगा की इम्पोर्टेंस कोपेन के लिए भी थी, समझ गए, तो इसलिए G अलग से यूज किया, बाकी सब वही है। तो ये भारत के कंटेक्स्ट में भी कभी पूछे, क्योंकि ये भी NCERT वगैरह में दिया है कहीं पर, तो इसीलिए इसको भी साथ साथ हम लोग कवर कर लिए। तो ये कोपेन का क्लासिफिकेशन था, आया समझ में, कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ऑप्शनल में लिखना क्या है थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटी समझ में आ गया विशाल बाबू। कोपेन का क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स में भी लिखना पड़े ऑप्शनल में, तो लिख लोगे अब कि किस आधार पे दिया। ABCDE का मतलब क्या होता है, जो तापमान के आधार पे किया, 5 प्राइमरी प्राथमिक प्रदेश, प्राथमिक जलवायु प्रदेश हो गए, फिर उसको वर्षा के आधार पे फिर से डिवाइड किया। A के 3 भाग हो गए, B के 2 भाग हो गए, C के 3 भाग हो गए, D के 2 भाग हो गए, और E के फिर से 2 भाग हो गए। तो उतना ही स्टेप से बना करके फ्लो चार्ट बना के भी बता सकते हो। आ रही बात समझ में। तो मीन्स में भी लिखना हो तो इन्हीं को, और फिर क्या लिखना है तो उसको थोड़ा सा लिंक कर देना भाई। जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है तो उस तरह की जलवायु हो गया आपका जो है, तो उसको थोड़ा सा लिंक करके उसकी विशेषताएं डाल देना है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये कोपेन का क्लासिफिकेशन हो गया जो ऑप्शनल में भी है। और तो कल फिर आगे इसी का थॉर्नथवेट, त्रिवार्था वगैरह पढ़ेंगे, तो इसी का ऑप्शनल में आगे क्लास। थॉर्नथवेट का थोड़ा सा और उसने जो है दूसरे तरीके से बताया हुआ है, तो उसको देखेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो क्लाइमेटिक रीजन से कोई भी आता है क्वेश्चन, मैंने फिर से कहा ना, जलवायु प्रदेश से भी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी जलवायु की विशेषता को लिखा रहेगा, आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सी जलवायु की विशेषता है, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा, बिना दिमाग लगाए नहीं निकलेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए क्लाइमेटिक रीजन्स वाले एक बार लेकर के आना, है ना। क्लाइमेट वाला एक बार पढ़ लेना पूरा टॉपिक, कल या 1-2 दिन में MCQ सॉल्व कर लेंगे प्रीलिम्स वाले, ठीक है। MCQ सॉल्व कर लेंगे, आए हुए क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसको, आया समझ में। और जो टेस्ट लिया था उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन जब टेस्ट हुआ था उसमें कितने गलत हुए, क्या गलत हुए देख लिया, रिवीजन। मैंने कहा ना साथ साथ तैयारी करते रहोगे तो आसान रहेगा।